हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। दोस्तों, हम लोग की सीरीज चल रही है लॉजिकल रीजनिंग की और आज मैं आपके सामने लॉजिकल रीजनिंग का बहुत अहम पार्ट लेकर आई हूँ और उस अहम पार्ट का नाम है ड्राइंग इन्फ्रेंस। ड्राइंग इन्फ्रेंस, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया भी था, ये एक हिडन कंक्लूजन की तरह काम करता है। आपको एक डाटा दिया होता है, एक इन्फॉर्मेशन दी होती है और उसमें आपको, या आप बोल सकते हो, एक पैराग्राफ दिया होता है जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपको उस पैराग्राफ की बेसिकली टोन समझनी होती है कि वो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है या नेगेटिव सेंस में जा रहा है। पॉजिटिव में जा रहा है तो किसके पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है तो किस बात के नेगेटिव में जा रहा है। तो इन्फ्रेंस जो होता है उसका हिडन पार्ट होता है, यानी कि आपको पूरा पैराग्राफ पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसमें छुपी हुई बातों का सार निकालना है, एक तरह से बोले तो इन्फ्रेंस की अगर बात करें तो इन्फ्रेंस इज़ अ कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स अवेलेबल। सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पाते, पूरी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लेते हैं, उनको डाउट कहाँ पर आता है। डाउट ये आता है कि मैम हम एजम्पशन में भी यही कर रहे थे, हम कंक्लूजन में भी यही करते हैं, हम बाकी जो हमने टॉपिक्स पढ़े लॉजिकल रीजनिंग के उन सभी में लगभग हम यही तो कर रहे हैं कि टॉप ऊपर का डाटा पढ़ रहे हैं और उनसे क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन से किसी न किसी कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इनका डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं इन्फ्रेंसेस में, इन क्वेश्चंस ऑन इन्फ्रेंसेस अ पैराग्राफ इज़ फॉलोड बाय फ्यू स्टेटमेंट्स। इसका पहले जो एक बहुत पुराना तरीका है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता था इन्फ्रेंस में से, तो उसका तरीका होता था कि वो एक पैराग्राफ दे देता था आपको और उस पैराग्राफ पे बेस्ड कुछ स्टेटमेंट्स देता था, यानी कुछ कथन देता था, और आपको उन कथन को बताना होता था कि वो किस तरीके के कथन है, वो किस तरीके की बात जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, यानी कि प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, इस तरह की बातें वो पूछता था। उस पर भी बात करेंगे। On the basis of the information given in the passage, we have to check the truthfulness or falsity of the given statement. यानी कि जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, जो डाटा दिया है, उस पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हम उस स्टेटमेंट की, जो उसने पूछे हैं इन्फ्रेंस के बाद, वो पैराग्राफ के बाद जो उसने हमसे स्टेटमेंट पूछे हैं, कथन पूछे हैं, हम उसकी सच्चाई और फॉल्सिटी चेक करते हैं। यानी कि उस बात में कितनी सच्चाई है, वो बात पूर्ण तरीके से सच है या वो बात पूर्ण तरीके से सच नहीं है लेकिन संभावना है कि वो सच हो सकती है, या वो बात पूर्ण तरीके से गलत है, या वो बात संभावना है कि गलत हो सकती है। इस तरह की चीज़ों को हम आंसर दे के रूप में उन्हें बताते हैं। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज में उसने डिवाइड किए होते हैं। ईच स्टेटमेंट कैन बी पुट इनटू one of the four categories based on the certainty of truthfulness or falsity। यानी कि जो हर स्टेटमेंट उसने पूछा होता है वो 4 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 5 कैटेगरी के बारे में बात करूँगी, क्योंकि 4 कैटेगरी तो वो होती है जो मेन है, जो मुख्य किरदार निभाती हैं। बाकी एक कैटेगरी, यानी कि एक ऑप्शन आपके पास डाटा इनएडिक्वेट का भी होता है, यानी कि ऐसी स्थिति जहाँ पर आप ना तो आंसर को या स्टेटमेंट को पूरी तरीके से सच बता सकते, ना ही उसकी संभावना बता सकते, ना ही उसका ये बता सकते कि वो फॉल्स है, यानी कि बिल्कुल गलत है। तो वो कैटेगरीज क्या क्या हैं? पहली देखिए, इफ़ द इन्फ्रेंस इज़ डेफिनेटली ट्रू, यानी कि अगर स्टेटमेंट ने एक पैराग्राफ दिया है और उसमें से आपको एक स्टेटमेंट दे दिया उसने एक लाइन का, और पूछा कि अब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और अब आप बताइए कि इसमें ये जो हम आपसे पूछ रहे हैं ये कैसा है, यानी इन 5 विकल्पों में से आप क्या टिक करना चाहोगे। तो डेफिनेटली ट्रू एक होता है आपके पास, दूसरा होता है प्रोबेबली ट्रू, एक होता है डाटा इनएडिक्वेट, एक होता है प्रोबेबली फॉल्स और एक होता है डेफिनेटली फॉल्स। ये इसका पुराना तरीका है पूछने का। तो एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है और नए तरीके वाले क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो डेफिनेटली ट्रू, आप उस चीज़ को डेफिनेटली ट्रू तभी तो बोलोगे जब आपको उसके बारे में कुछ कंफर्म होगा पैराग्राफ पढ़ने के बाद। प्रोबेबली ट्रू, यानी कि उस पैराग्राफ की टोन आपको पॉजिटिव सेंस में ही लग रही होगी, यानी कि वो चीज़ आपको सच होती हुई महसूस हो रही होगी, या आपको लग रहा होगा पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद कि ये बात सच है, कहीं ना कहीं सच हो सकती है।
यानी कि उसके गलत होने के चांसेस आपको कम लग रहे हों लेकिन सही होने के चांसेस आपको ज़्यादा लग रहे हो, तो आप प्रोबेबली ट्रू की तरफ जाएंगे। डाटा इनएडिक्वेट, ये तो बहुत ही आसान है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो पैराग्राफ में बोली ना गई हो, उसके बारे में कोई विचार ही ना हुआ हो, कोई बात ही ना हुई हो और एग्जामिनर स्टेटमेंट में उसी के बारे में पूछ ले, तो डाटा इनएडिक्वेट हो जाता है, क्योंकि ना तो हम उसे पूर्ण तरीके से सच बता सकते, ना पूर्ण तरीके से गलत बता सकते और ना ही उसे संभावना में डाल सकते। चौथा होता है प्रोबेबली फॉल्स। प्रोबेबली फॉल्स का मतलब भी कि आप उस चीज़ को लेकर थोड़े असमंजस में हैं, लेकिन आपको लगती है वो कि आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ वो गलत होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। और लास्ट है आपका डेफिनेटली फॉल्स, यानी वो चीज़ कंफर्म आपके लिए क्या है, गलत है। अब यहाँ तक नहीं होती समस्या एक्चुअल में आती है अब, जब बच्चे को ये नहीं पता होता एग्जैक्टली कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेटली ट्रू एंड प्रोबेबली ट्रू, हाउ दे आर डिफर टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो चलिए इस पर भी नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डेफिनेटली ट्रू एंड प्रोबेबली ट्रू। दोनों ट्रू ही हैं, लेकिन एक है डेफिनेट ट्रू और एक है प्रोबेबली ट्रू। डेफिनेट ट्रू जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं होगा, इसको पैराग्राफ पढ़ते ही हमें पता चल रहा होगा कि ये बात तो कंफर्म 100% सच है। प्रोबेबली ट्रू यानी कि इसमें संभावना होगी कि ये सच है। अब समस्या ये है कि मैम ये प्रोबेबली का सीन नहीं समझ में आता है, ये प्रोबेबली क्या होता है। तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ, एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट, एक पूरे पैराग्राफ में एक बात कही, एक स्टेटमेंट दिया और मैंने वो बात ऐसे कही, मैंने कहा इस बार इलेक्शन हुए और बीजेपी बहुमत से जीत गई। बहुत ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को समझिएगा। मैंने कहा इस बार इलेक्शन हुए और बीजेपी बहुमत से जीत गई, ये एक पैराग्राफ समझ लो मैंने बोल दिया। अब मान लीजिए मैंने आपको पहला स्टेटमेंट दिया और मैंने पहला स्टेटमेंट बोला बीजेपी ने अच्छा काम किया है, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। आप मुझे बताइए कि आप 5 विकल्पों में से जो भी हमने देखे उनमें से कौन सा आंसर इस पर टिक करना चाहेंगे। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आप क्या आंसर देना चाहते हैं। बीजेपी इलेक्शन में बहुमत से जीत गई है और मैं कह रही हूँ बीजेपी ने अच्छा काम किया है, ये इस चीज़ से मुझे ये पता चला, तो क्या ये बात डेफिनेटली ट्रू है? जी नहीं, इसका आंसर आएगा प्रोबेबली ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर वो जीती है, अगर बीजेपी बहुमत से जीती है तो इसका मतलब है कि हो सकता है बीजेपी ने क्या किया हो, अच्छा काम किया हो तभी जीती होगी। लेकिन डेफिनेट तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है कि उसने अच्छा काम किया होगा तभी जीती होगी। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास हिस्ट्री के कि कोई पार्टी अच्छा काम नहीं भी करती फिर भी जीत जाती है। इसका मतलब बीजेपी ने अच्छा काम किया ये कंफर्म सही नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो फिर मैम ये कंफर्म गलत क्यों नहीं हुआ? कंफर्म गलत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पैराग्राफ में जो मैंने बोला कि बहुमत से जीत गई है, ये जो कंक्लूजन हमने निकाला और ये स्टेटमेंट दे रहा है ऊपर कि बहुमत से जीती है, तो भाई कोई ना कोई वजह रही होगी। ऑब्वियसली जो टोन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बीजेपी के पक्ष में जा रही है बात। और कैसे पक्ष में जा रही है कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया होगा, क्योंकि फंडा तो यही कहता है, लॉजिक तो यही कहता है कि जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको ही बहुमत से सरकार में आने दिया जाएगा, बहुमत से सरकार उसी की आएगी। इसलिए अगर वहाँ पर पूछा जाए आपसे कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है तो श्योर तो नहीं है, लेकिन संभावना यही हो रही है कि उसने अच्छा काम ही किया होगा तभी जाकर वो बहुमत में आई होगी। अब मान लीजिए इसी में मैंने एक और स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया, मैंने कहा कांग्रेस बहुमत से नहीं जीती, कांग्रेस बहुमत से नहीं जीती। ध्यान रहे स्टेटमेंट दे चुकी हूँ मैं कि बीजेपी बहुमत से जीत चुकी है और अब मैं कह रही हूँ कांग्रेस बहुमत से नहीं जीती, तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली ये होगा डेफिनेटली ट्रू। क्यों? क्योंकि इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आप ऊपर बोल चुके हो कि इलेक्शन में बीजेपी बहुमत से जीत चुकी है। इसका मतलब अगर बीजेपी जीत चुकी है बहुमत से तो कांग्रेस तो नहीं जीती होगी। कांग्रेस की जगह कोई और भी पार्टी का नाम होता तो वो भी सही ही होता कि कोई पार्टी और बहुमत से नहीं जीती, क्योंकि बीजेपी जीत चुकी है, ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ट्रू। आशा है आपको समझ में आया होगा कि कैसे डेफिनेटली ट्रू और प्रोबेबली ट्रू में फ़र्क करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जो बच्चों के दिमाग में बहुत रहता है
कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेटली फॉल्स एंड प्रोबेबली फॉल्स। अब ये डेफिनेटली फॉल्स और प्रोबेबली फॉल्स में क्या डिफरेंस है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। डेफिनेटली फॉल्स और प्रोबेबली फॉल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेटली ट्रू और प्रोबेबली ट्रू जैसा ही होता है। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है जो बात आपको कंफर्म पता चल रही हो कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, और प्रोबेबली फॉल्स कि आपको टोन से ये पता चल रहा हो कि ये चीज़ कंफर्म तो गलत नहीं है लेकिन हो सकती है कि ये गलत हो जाए, यानी कि उसकी संभावना गलत होने की ज़्यादा हो। तो इस चीज़ को मैं आपको कैसे समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि अमेरिका में होने वाली कोरोना के वजह से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा 1 लाख से अधिक पहुँच गया है। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा अमेरिका में कोरोना से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा 1 लाख से अधिक पहुँच चुका है। ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, इसमें मान लीजिए पैराग्राफ था पूरा, मैंने आपसे पूछा अमेरिका में होने वाली मृत्यु का आंकड़ा 1 लाख से कम है, तो ये आपके लिए क्या होगा, आप इसे क्या मानेंगे? तो बिल्कुल आप इसे मानेंगे डेफिनेटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि आप अभी अभी मैम आपने बोला कि अमेरिका में कोरोना से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा 1 लाख से अधिक है, और अब आप नीचे बोल रही हैं, जो आप पूछ रही हैं हमसे वो ये पूछ रही हैं कि अमेरिका में होने वाली मृत्यु का आंकड़ा 1 लाख से कम है। तो ये तो कन्फर्म गलत है, क्योंकि 1 लाख से कितना ज़्यादा है हमें नहीं पता, लेकिन 1 लाख से कम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ साफ बोला हुआ है, इसलिए डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसी में, मान लीजिए मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, मैंने कहा जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया था मैंने कि बीजेपी इलेक्शन में भारी बहुमत से जीती है, ठीक। अब मैं इसी में बोल दूं कि बीजेपी सरकार ने इस साल काम अच्छा नहीं किया, बीजेपी सरकार ने इस साल काम अच्छा नहीं किया। अब भाई स्टेटमेंट में तो बोला है कि बीजेपी बहुमत से जीत गई है, और आप हमसे पूछो कि बीजेपी, इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया है, तो ये कैसा है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यानी ऊपर तो बीजेपी की पॉजिटिविटी की बात हो रही है और नीचे नेगेटिव की बात हो रही है, तो प्रोबेबली फॉल्स। ध्यान रहे मैंने प्रोबेबली फॉल्स क्यों बोला, मैंने डेफिनेटली फॉल्स क्यों नहीं बोला कि कंफर्म ही गलत है ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टी अच्छा काम करेगी वही बहुमत से आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर यहाँ पर बोला है कि बीजेपी सरकार ने इस साल अच्छा काम नहीं किया है, तो हो सकता है ना किया हो, और ये भी हो सकता है किया हो, लेकिन ये प्रोबेबली फॉल्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अगर उसने अच्छा काम ना किया होता तो बहुमत से उसके आने के चांसेस क्या थे, बहुत कम थे। तो इसलिए इसे प्रोबेबली फॉल्स की तरफ रखेंगे, हम डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकते, मैं पहले भी बता दूं आपको, ठीक। अच्छा, अब आते हैं अपने थर्ड डाउट, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत होता है, वो है डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन डाटा इनएडिक्वेट एंड प्रोबेबली ट्रू। अब ये डाटा प्रोबेबली ट्रू तो आपको समझ में आ ही गया होगा ऊपर। डाटा इनएडिक्वेट का मतलब होता है जिसकी जानकारी ना हो और उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए, यानी कि अ कन्फ्यूजन अराइजेज व्हेन एन इन्फ्रेंस इज नॉट ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज since it is not explicitly mentioned, you think that the data are inadequate and that sufficient information is not given in the passage to come to a conclusion। यानी कि explicitly मतलब होता है बेटा स्पष्टता से या डायरेक्टली उस पर ना मेंशन हो, है ना। तो यानी कि डाटा इनएडिक्वेट का एक एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको स्टेटमेंट में दिया एयरटेल के नेटवर्क जियो के नेटवर्क से ज़्यादा अच्छे परिणाम स्वरूप काम कर रहे हैं। एयरटेल के नेटवर्क जियो के नेटवर्क से ज़्यादा अच्छे परिणाम स्वरूप काम कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछ लूँ इसमें कि आइडिया का नेटवर्क अच्छा काम करता है, आइडिया का नेटवर्क अच्छा काम करता है, तो अब आप बताइए आप इसे डेफिनेटली ट्रू बोलेंगे या प्रोबेबली ट्रू बोलेंगे या डेफिनेटली फॉल्स बोलेंगे या प्रोबेबली फॉल्स बोलेंगे या डाटा इनएडिक्वेट बोलेंगे। कोई शक की बात ही नहीं है, ये डाटा इनएडिक्वेट होगा। क्यों डाटा इनएडिक्वेट होगा? क्योंकि मैम आपने स्टेटमेंट में एयरटेल के नेटवर्क और जियो के नेटवर्क के बीच में कंपैरिजन कराया है और उन्हीं की दोनों की बात की है, और नीचे जो आपने हमसे सवाल पूछा है वो आपने आइडिया से पूछा है, जो कि एक अलग ही नेटवर्क है ना। तो आप बोल रहे हो आइडिया का नेटवर्क अच्छा काम करता है,
तो भाई आइडिया के नेटवर्क के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हम प्रोबेबली ट्रू बोल सकते हैं, ना हम डेफिनेटली फॉल्स बोल सकते हैं, ना हम प्रोबेबली फॉल्स बोल सकते हैं और ना ही हम डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर किसी स्थिति में आंसर दे ही नहीं सकते क्योंकि उस चीज़ के बारे में ऊपर कुछ बात ही नहीं हुई है। इसका मतलब जिसके बारे में जानकारी ही ना हो उसको क्या करेंगे आप, डाटा इनएडिक्वेट, यानी कि हम इस क्वेश्चन का या इस स्टेटमेंट को बताने के उस स्थिति में नहीं है अभी, क्योंकि डाटा क्या है, सफिशिएंट नहीं है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि इसका डिफरेंस क्या क्या होता है। ये शॉर्ट वीडियो मैंने सिर्फ इसी के डिफरेंस में बताई है कि भाई आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि अगला सेशन इन्हीं के क्वेश्चंस पर होने वाला है। कैसे क्वेश्चंस अब आते हैं उस पर भी बात करेंगे अगले एपिसोड में, और कैसे क्वेश्चंस अभी तक आते रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं कंचन कुरेती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी।